बिहार में जाति जनगणना को इशू किया है, जाति जनगणना की रिपोर्ट को इशू किया है। तो हम जानते हैं कि ये जाति जनगणना जो इशू किया है इसमें किस जाति की कितनी संख्या है, कितने धर्म बिहार में है और इसका राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में क्या इसका मायने निकलता है। आपको मालूम है 2024 में चुनाव आने वाले हैं और बिहार की राजनीतिक जाति और धर्म आधारित राजनीति, इवन एक यूं कहें कि पूरे भारत में जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें जाति का बोलबाला है, धर्म का बोलबाला है। तो खासकर बिहार यूपी में जाति आधारित जनगणना बहुत मायने रखता है। तो हम देखते हैं, हमारे नीतीश बाबू हैं, देखिए इन्होंने हाल ही में जाति आधारित जनगणना को पब्लिश किया है। तो बारी बारी से देखकर क्या होता है देखिए, सबसे पहले देखते हैं जातिगत जनगणना के आंकड़े जो हैं। इसमें जो पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग उसकी संख्या 27.12% यानी लगभग 27% है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है बिहार में वो 36% है। अगर आप दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 63%। बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा किसी भी चुनाव में पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ये दोनों का 63% योगदान बिहार की जनगणना में, बिहार की जनसंख्या में है। इसके बाद देखिए अनुसूचित जाति यानी एससी की संख्या बिहार में कितना है? 19.65%। इसके बाद अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की संख्या सबसे कम, मतलब बहुत कम है, ये है आपका 1.68%। ये संख्या के लिहाज से इसके आंकड़े हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद अनारक्षित जो अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनकी संख्या 15.5224% है। अभी बिहार में एग्जामिनेशन, विशेषकर बिहार दरोगा और बिहार पुलिस या फिर बीपीएससी के एग्जाम के छात्र जो कैंडिडेट हैं, जो एग्जाम देने वाले कैंडिडेट हैं, वो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। वर्तमान में जो बिहार की आबादी है जनगणना के, जाति आधारित जनगणना के आधार पर, वो 13,07,25,310 बताई गई है आंकड़ा में। इस डेटा को बिल्कुल याद रखिएगा, किसकी कितनी संख्या है इसको याद रखिएगा। सबसे अधिक किसकी संख्या है? अत्यंत पिछड़ा वर्ग का, यानी ईबीसी का है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास का, ठीक है। इसके बाद संख्या ओबीसी का है। इन चीजों को ध्यान में रखिएगा आने वाले एग्जाम के लिए, क्लियर है। अब हम चलते हैं आगे। अच्छा, दूसरी बात, ये जो जाति आधारित जनगणना में कुल आबादी जो बिहार की है वो 13,07,25,310 बताई गई है, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 10.5 करोड़ बिहार का पॉपुलेशन है। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग 3 करोड़ जनसंख्या बिहार में बढ़ी है। हालांकि 2021 का जो नेशनल सेंसस है, जनगणना है, राष्ट्रीय जनगणना, वो अभी हुआ नहीं है, कोरोना वायरस के कारण उसको पोस्टपोन किया गया है। और 2021 में उसको पोस्टपोन होना था, जो 2023 बता रही है सरकार ने उस समय कहा था। आप देखते हैं आगे क्या होता है। इसके बाद हम चलते हैं आगे। देखिए बिहार में सवर्णों की तादाद जो 15% है ना, सवर्ण वर्ग, उसकी तादाद में जो अदर जिसको अनरिजर्व कैटेगरी है वो 15% है। उसमें सबसे ज्यादा प्रतिशत किसका है? देखिए ब्राह्मण कम्युनिटी का जो है इसमें 3.65% योगदान है। इसके बाद भूमिहार है, उसका 2.86% है। इसके बाद राजपूत है, वो 3.45% है। इसके बाद कास्ट है 0.6, बेचारा कास्ट सबसे कम प्रतिशत वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए ज्यादा बोलबाला 2 कम्युनिटी का है। अगर आप गौर कीजिएगा तो सबसे पहले ब्राह्मण आते हैं, इसके बाद राजपूत है। देख लीजिए भूमिहार तो कम संख्या है उनका, ठीक है। तो आगे फिर देखते हैं इसमें और क्या क्या कैटेगरी है। देखिए दरअसल
बिहार विधानसभा के सभी 9 दलों की सहमति से निर्णय लिया गया था, ये है ना। निर्णय लिया गया था कब 2 तारीख 6 महीना 2012 को मंत्रिपरिषद की स्वीकृति इसको मिली है। ये सब डेट याद रखिएगा बिहार दरोगा एग्जाम वाले और या फिर बीपीएससी एग्जाम वाले, आगामी बीपीएससी एग्जाम वाले। क्लियर। मेंस के पर्सपेक्टिव से बिहार में जाति जनगणना के क्या मायने हैं, राजनीतिक मायने, ये मेंस वाले बिल्कुल ध्यान रखिएगा। मैं इस पर एक दिन वीडियो बनाऊंगा इसका मेंस पर्सपेक्टिव से। क्लियर। देखिए, गांधी जयंती के मौके पर सोमवार को 2 अक्टूबर 2023 को बिहार सरकार ने ये आंकड़े जारी किए और ये आंकड़े जारी कौन किए हैं? विवेक कुमार सिंह है, सचिव है, मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह के द्वारा जारी किया गया है। क्लियर है। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, अब यहाँ पे पूरा ग्राफ आपको मिलेगा। जो मुस्लिम कम्युनिटी है बिहार में उसकी संख्या 17.70% है। ये सब डेटा आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, सबसे कम डेटा और सबसे हाईएस्ट डेटा, इसको बिल्कुल ध्यान रखिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। यादव कम्युनिटी है वो 14.26% है, कुर्मी है वो 2.86% है, कुशवाहा है जो 4.2, उपेंद्र कुशवाहा को देखते हैं, ये 4% इतना कूदते हैं वो, ठीक है। इसके बाद ब्राह्मण कम्युनिटी है, जैसा कि अभी बताया मैंने, 3.65% है, भूमिहार है 2.86% है, राजपूत है 3.45% है, मुसहर है, मुसहर को बिहार में महादलित का दर्जा दिया गया है, ठीक है, महादलित कम्युनिटी में आते हैं। इनकी संख्या 3.087% है। मलाह है, मलाह जो मछली पालन इत्यादि का कार्य करते हैं, वो उनकी संख्या 2.68% है। जो बेस्ट बनिया वर्ग है वो 2.31% है और जो कास्ट है वो 0.61% है, 0.61% है। देखिए, क्लियर है। ये सब डेटा आपको ध्यान रखना चाहिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। संभव हो तो आप क्या कीजिए, इन सभी डेटा को कॉपी पे नोट कर लीजिए। आपके लिए एग्जाम में ध्यान रखना, एग्जाम में दिमाग में ऐसे ही, एग्जाम में आपके दिमाग का जो सर्वर है ना वो ऐसे ही फेल हो जाता है। एंटीवायरस दिमाग में जम जाता है, समझ में आता नहीं है, फिर आदमी वहां पे माथा पीटने के अलावा कुछ नहीं होता है। दिमागवा जो है ना काम नहीं करता है वहां पर, ये बात समझ लीजिए। इसलिए जरूरत है उसको बार बार नोट करके रिवीजन करने का। आगे चलते हैं हम लोग, क्या है सेगमेंट इसका। देखिए, जाति के हिसाब से आबादी को ध्यान रखिए। जाति के हिसाब से यादव, जैसा कि अभी हमने बताया 14% है, ब्राह्मण का इतना है, राजपूत का। आबादी भी पूछ सकता है, तो यहाँ पर आबादी हमने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, ठीक है। कास्ट का इतना है, आबादी भी हमने यहाँ पे मेंशन करा है, इसको आप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। एग्जाम के प्रश्न देखिए, तेली समाज जो है, तेली समाज जो वैश्य में आता है उसका प्रतिशत 2.81% है और आबादी 36,77,491 है, ठीक है। तो इन सब चीजों को, जाति के हिसाब से आबादी को हमने यहाँ पे ऑलरेडी डेटा प्रोवाइड कराया है जो बिहार सरकार ने दिया है। क्लियर। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा धर्म के हिसाब से देखते हैं कि बिहार में सबसे ज्यादा धर्म किस धर्म का सब पॉपुलेशन है। देखिए, बिहार में हिंदू धर्म की आबादी 81.99% है, से 10,71,92,958 है। क्लियर है। फिर मुस्लिम कम्युनिटी की आबादी देखिए 17.70% है और आबादी के हिसाब से 2,71,49,925 मुस्लिम कम्युनिटी की आबादी है बिहार में। ईसाई धर्म जो है ये बेचारा एकदम कम है, लेकिन ईसाई धर्म का प्रभाव बढ़ रहा है धीरे धीरे, ठीक है। 0.05% है, आबादी 75,238 है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस सब डेटा को बिल्कुल ध्यान रखिए,
कोई गुंजाइश नहीं है एग्जाम में पॉइंट जब पूछेगा तो आप मारे जाइएगा, गलती होगा तो। इसका 10,71,92,958 है। आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए सिख धर्म जो है 0.011% है, आबादी 14,758 है। देख लीजिए ये पटना में गुरुद्वारा का फोटो है, क्लियर। इसके बाद बौद्ध धर्म की आबादी 0.851% है, आबादी इसकी जो है 1,11,201 है। ये महाबोधि मंदिर का फोटो है। इसके बाद जैन धर्म 0.0096% है, आबादी 12,523 है। अगर आप धर्म के लिहाज से देखिएगा तो जैन की आबादी बिहार में कम है, इसको ध्यान रखिएगा। आबादी के हिसाब से देखिएगा तो वो मिल जाएगा आपको। इस तरीके से आपको ध्यान में रख के पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे अन्य धर्म में जो अदर रिलीजन है वो 0.1274% है और आबादी उसका 1,76,000। इन सभी धर्मों के अलावा भी जो धर्म है बिहार में उनकी कुल संख्या इतनी है। ऐसे भी धर्म है जो जिसको बोलते हैं ना नास्तिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो ईश्वर पे विश्वास नहीं करते, उसको नास्तिक कहते हैं। वो कोई धर्म नहीं वाले 0.0016% है। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जब पूछेगा एग्जाम में तो इसको बिल्कुल ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। आबादी के लिहाज से इसकी संख्या मात्र 2,146 है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसके कॉन्स्टिट्यूशनल आधार पर देखते हैं कि इसका क्या प्रोविजन है भारत में। देखिए भारत में जातिगत जनगणना 140 साल पहले हुई थी, पहली जनगणना, क्लियर है। और पहली जनगणना देखिए 1881 में, सब एग्जाम वाले बिल्कुल रट के रखिएगा ध्यान से, 1881 में देश में पहली बार जनगणना हुई है ना। और 1881 से 31 तक की जनगणना में जातियों की भी गणना होती थी साथ साथ। हर जाति में किस कास्ट में कौन सी जाति है सबकी गणना उसमें ऑलरेडी होती थी। 1941 में जाति जनगणना हुई लेकिन आंकड़े जारी नहीं किए गए, याद रखिएगा। 31 तक जो जाति जनगणना हुई है उसमें सारे डेटा को पब्लिश किया गया है 1931 तक का। इसके बाद उसके 10 साल बाद फिर जनगणना हुई 1941 में, लेकिन जाति जनगणना हुई जरूर, आंकड़े पब्लिश नहीं हुए हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, आंकड़े पब्लिश नहीं हुए हैं। यहाँ पर एग्जाम वाले 2-3 चीजों का बिल्कुल ख्याल रखेंगे कि देश में जनगणना पहली बार कब हुई, 1881 में, ठीक है। दूसरी बात अब यहाँ देखना है कि देश में 1951 से सिर्फ SC/ST की जाति जनगणना होती थी, OBC, EBC इत्यादियों की या फिर जनरल में कितने कास्ट हैं उन सब की जातिगत जनगणना नहीं होती थी। ये आपका एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए अंग्रेजों ने जातिगत जनगणना की, उसका मूल उद्देश्य था बांटो और राज करो की नीति का। अंग्रेज ये चाहते थे कि पहले भारतीय लोगों को धर्मों में विभाजित किया गया, धर्म में विभाजित करके एक दूसरे के प्रति लड़ाया गया। इसके बाद जब देखा कि हिंदू कम्युनिटी की संख्या ज्यादा है, तब क्या किया कि हिंदू कम्युनिटी के अंदर जो कास्टिज्म सिस्टम था उसमें प्रत्येक जाति का इतिहास मांगा। हर जाति ने अपने आप को बढ़ा चढ़ा के आगे उसका अपना इतिहास दिया। वहां से जातिगत जनगणना की रूपरेखा तैयार हुई और जातीय जनगणना शुरू किया। हिंदू सोसाइटी को जातियों में तोड़कर ताकि राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर किया जा सके, इसके लिए उन्होंने ये ढांचा निर्मित किया। आजाद भारत में सिर्फ SC/ST जो पिछड़ा हुआ समाज था हमारे देश में, जिनकी बहुत सारी जो डिमांड थी या फिर उनकी अपनी कल्चर थी, उनको स्थापित करने के लिए, उनकी कल्चर को प्रोत्साहन देने के लिए उनके लिए ही सिर्फ जातिगत जनगणना शुरू किया गया। OBC कम्युनिटी या फिर जनरल कम्युनिटी में जो भी जाति था उनका कोई
गणना करने का प्रयास नहीं किया गया। आजाद भारत के बाद कई बार डिमांड हुए हैं जातिगत जनगणना को लेकर। अभी हाल फिलहाल में जो हुआ है ये इसके पीछे दो रीजन है। एक कि किस कास्ट को आरक्षण का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है उसका मूल्यांकन करना। जैसा कि हमारे चैनल पे जाइएगा आप, ओबीसी के लिए जो रोहिणी कमेटी का रिकमेंडेशन है वो हमने उसका डिटेल दिया है। उसमें बताया गया है कि 97% जो सीट है, 97% सीट ओबीसी कम्युनिटी के जितने जाति उसमें शामिल है उसका मात्र 25% उसका लाभ ले रहा है और 3% बाकी के लिए छोड़ रहा है। बाकी उसमें 37% ओबीसी कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो जातिगत जनगणना से ये लाभ ये सुनिश्चित करने में फायदा होगा कि किस कास्ट को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है और उसके लिए आगे की योजना क्या तैयार किया जाए, कौन सा जाति सबसे पिछड़ा हुआ है उसके विकास के लिए क्या रूपरेखा तैयार किया जाए। इस पर जो है कानून बनाना या फिर उसके लिए परियोजना बनाना ये आसान हो जाएगा। लेकिन इसका दूसरा पक्ष है, लोकतंत्र में भारतीय लोकतंत्र की विशेषता ये रही है या फिर नेगेटिव कह सकते हैं या विशेषता जो आपको समझ में आए कि कास्टिज्म सिस्टम भारतीय लोकतंत्र की नींव को कमजोर कर रहा है और राजनीतिक दल अपने लाभ के लिए, अपने ही हित को साधने के लिए जाति का कार्ड खेलते हैं, कोई धर्म का कार्ड खेलता है। तो अब यहाँ पे चुनौती इस बात का आता है, डर इस बात का है कि क्या कभी जो अंग्रेजों ने किया क्या भारतीय नेता तो नहीं करना चाहते हैं इसका। अगर करेंगे तो समाज टुकड़ों में बढ़ जाएगा और आपसी विरोध का समस्या पैदा हो जाएगा और परिणाम गृह युद्ध जैसे हालात हो जाएंगे। अब ये देश के राजनेताओं को सोचना है कि अब वो किस प्रकार से इस जनगणना के रिपोर्ट को आगे बढ़ाने का अपना कार्य करते हैं। ऐसे भी देखिएगा तो जातिगत जनगणना में ऐसे लोकल पॉलिटिक्स में विशेषकर मुखिया का जो चुनाव होता है उसमें ये एक बहुत बड़ा समस्या बन जाता है। अच्छा फलाना आदमी हमको वोट नहीं दिया, उसके प्रति नेगेटिव एस्पेक्ट तैयार हो जाता है क्योंकि जो जीता हुआ कैंडिडेट है वो जीता हुआ कैंडिडेट जो होता है उसके लिए जो वोट दिया या नहीं दिया, लोकतंत्र में व्यक्ति को अपना कैंडिडेट या अपना प्रतिनिधि चुनने की स्वतंत्रता है, इस पर दबाव नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन समस्या ये लोकतंत्र की नेगेटिव एस्पेक्ट होता है कि चुनाव जीतने के बाद जो कैंडिडेट है वो भेदभाव की नीति अपनाने लगते हैं कि वो हमको वोट नहीं दिया है उसके प्रति या वो इलाका हमको वोट नहीं दिया है उसमें डेवलपमेंट नहीं करना है। इससे लोकतंत्र की नींव को कमजोर करता है ये चीजें। खैर आगे देखते हैं हम, ये डेटा आप बिल्कुल याद रखिएगा और इसके बाद चूंकि ये चीजें आपको आने वाले समय में लाभ देगा। जो जनगणना है हमारे देश में वो प्रत्येक 10 वर्ष पर की जाती है। पहली बार किसी शहर का जनगणना 1830 में किया गया था। इसके बाद जो लॉर्ड मेयो जो भारत के वायसराय थे उस समय में, उनके समय से 1872 से पहली बार जो जनगणना का प्रोसेस चालू हुआ। इसके बाद 1881 से रेगुलर जनगणना प्रत्येक 10 साल पर होने लगा। देखिए शहर में पहली बार हुआ 1830 में, है ना। इसके बाद लॉर्ड मेयो के समय में 1872 में पहली बार जो है जनगणना हुई। इसके बाद 1881 से रेगुलर बेस पर जनगणना होने लगी और उसके बाद प्रत्येक 10 साल पर जनगणना की जाती रही, जो अभी तक 10 साल पर होती रही है। इसके बाद हम चलते हैं, देखिए नोडल मंत्रालय कौन है ना। नोडल मंत्रालय गृह मंत्रालय। देखिए यहाँ गृह मंत्रालय, नोडल मंत्रालय जो जनगणना का कार्यभार या जनगणना के संदर्भ में कार्य करती है वो गृह मंत्रालय है। इसके बाद जनसंख्या जनगणना भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत संघ सूची का विषय है। ये चीजें आप एग्जाम में ध्यान रखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत ये संघ सूची का विषय है। देखिए संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये 3 लिस्ट है, यानी स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट।
सेंट्रल लिस्ट मतलब संघ सूची, उसमें केंद्र कानून बनाती है उस मुद्दे पर जो भी शामिल होती है उस लिस्ट में। स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची, उसमें जो विषय शामिल है उसमें राज्य सरकार कानून बनाती है। और कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची, इस समवर्ती सूची में जो भी विषय शामिल है उसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाती है। लेकिन अगर किसी एक मुद्दे पर केंद्र भी कानून बनाएगा और राज्य भी कानून बनाएगा, अगर कोई राज्य पहले कानून बना लिया और उसी मुद्दे पर केंद्र कानून बनाता है तो राज्य का कानून से केंद्र का कानून प्रभावी माना जाएगा और राज्य का कानून निरस्त हो जाएगा। ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन का प्रावधान है। तो जनगणना जो है वो क्या है? जनगणना जो है आपका वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत है और पूरी तरह से गृह मंत्रालय के अधीन है। आर्टिकल 246 के तहत जनगणना का प्रावधान किया गया है। क्लियर है? 7वीं अनुसूची के क्रम संख्या 69 में, इसको गौर कीजिएगा, 7वीं अनुसूची के क्रम संख्या 69 में गोपनीयता का मतलब है कि जो भी जनगणना का डेटा कलेक्शन किया जाएगा वो बिना सरकार की अथॉरिटी के उसको पब्लिश नहीं किया जाएगा। पब्लिश करने वाले अधिकारी या फिर डेटा को लीक करने वाले अधिकारी पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। राजनीतिक प्रोपेगेंडा भी इसमें सेट करने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखेंगे इसके लाभ भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, और इसकी हानि भी है। तो दोनों पर्सपेक्टिव से हम लोग इस पर आगे डेटा एनालिसिस करेंगे। लेकिन जो भी डेटा हमने बताया है आपको, विशेषकर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। इसको आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आशा करता हूं आपका जो ये प्यार है वो हमेशा बना रहेगा और मेरा ये इंफॉर्मेशन है वो हमेशा आपको एक अच्छी पॉजिटिविटी के साथ अप्रोच के साथ आगे बढ़ने का अवसर भी देगा। मेरा इंफॉर्मेशन नॉन पॉलिटिकल है। हमारा उद्देश्य है कि हम चीजों को ऑथेंटिक तरीके से आपके समक्ष प्रस्तुत करें, उसमें राजनीतिक लाय लपट न होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।